जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और सेल्स टैक्स के लेक्चर आप साथ साथ लेकर उसको कवर अप भी कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह साथ साथ चलते जाएंगे और साथ साथ सब आपके लेक्चर कवर होते जाएंगे। तो हमारा अब नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जीरो रेट सप्लाईज एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। कुछ स्टूडेंट्स को ये इशू आ रहा था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि जी आपका इस पर भी लेक्चर रखूं। और चूंकि जीरो रेटेड सप्लाईज और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज का जो आपका एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दैट्स वाई मैं इस पर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जीरो रेटेड सप्लाईज का एक फिक्स स्केड्यूल है, उसके मुताबिक हमने उसको करना है, उसको देखना है हमने। तो इंशाल्लाह उसे हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा इससे रेलिवेंट है एक फिफ्थ स्केड्यूल, जिसमें तमाम वो सप्लाईज लिखी हुई है जिनको 0% के रेट से हिसाब से रेट लगता है हुकूमत के साथ अकॉर्डिंग गवर्नमेंट। तो वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, तो आप कोशिश कीजिएगा इसको ध्यान से लें, आराम से इसको समझें, ताकि आपके भी जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो। तो स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा जी, तो जीरो रेटेड सप्लाई की सबसे पहले आपकी आ गई है डेफिनेशन। इट मींस अ टैक्सेबल सप्लाई। पहली बात उसने कर दी टैक्सेबल सप्लाई, इसका मतलब है व्हिच इज चार्ज्ड टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0% अंडर सेक्शन 4 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। यानी कि सेल्स टैक्स का एक्ट है जो 1990, उसका जो सेक्शन 4 है उसके मुताबिक जीरो रेट सप्लाईज वो होती हैं जिन पर आपका 0% के हिसाब से टैक्स लगे। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लाइक ऑल अदर रेट्स ऑफ सेल्स टैक्स, 0% इज अ रेट ऑफ सेल्स टैक्स at which a supply is charged to tax at the rate of 0%. The following goods shall be charged at the rate of 0%. उसने कहा जैसे तमाम आपके सेल्स टैक्स से दूसरे रेट है 17%, लाइक आपका ज़्यादातर लगता है, और इम्पोर्ट्स पर आपका एक्स्ट्रा जिस वक्त आप इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट ले रहे होते हो उस पर अगर 3% एडिशनल टैक्स लगता है। तो उसने कहा जैसे आपके तमाम रेट सेल्स टैक्स के, वैसे ही आपका एक 0% भी रेट है सेल्स टैक्स के लिए। तो जीरो रेट सप्लाईज के लिए वो यूज होता है। तो अच्छा जी, इसमें उसने क्या है, ये किस पर अप्लाई होता है उसने आगे नीचे आपको स्पेसिफाई किया हुआ है। ए में उसने कहा हुआ है गुड्स एक्सपोर्टेड और गुड्स स्पेसिफाइड इन द फिफ्थ स्केड्यूल। जोन से आपने गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं और जोन से गुड्स आपके स्पेसिफाई हैं फिफ्थ स्केड्यूल में, उन पर आपका 0% रेट अप्लाई होता है। तो अब हम लोग इंशाल्लाह देखते हैं कि फिफ्थ स्केड्यूल क्या है। जी तो स्टूडेंट्स, आपके सामने फिफ्थ स्केड्यूल शो हो रहा है। The fifth schedule will specify the goods which are taxable at the rate of 0%. आपके वो तमाम गुड्स जो कि टैक्सेबल हैं एट द रेट ऑफ 0%। सी सेक्शन 4 उसके मुताबिक डिस्क्रिप्शन उसने दी है टू की 1 सप्लाई रिपेयर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनी शिप विच इज नीदर। आपने रिपेयर करने के लिए और मेंटेनेंस करने के लिए शिप की सप्लाई दी है, उसमें नीदर इंक्लूड नहीं है, यार है एक a ship of gross tonnage of less than 15 LDT, nor a ship designed or adapted for use for recreation or pleasure। इन दोनों सूरतों में आपका जो है वो एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन अगर ये दो सूरतें हुई तो उसमें एग्जाम्प्ट नहीं होगा, जीरो रेटेड उस पर नहीं लगेगा। अच्छा, सेकंड सप्लाई रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ एनी एयरक्राफ्ट विच इज नीदर। आपने सप्लाई किया या फिर रिपेयर किया, मेंटेनेंस किया किसी भी एयरक्राफ्ट का जो कि इंक्लूड ना हो नीदर एन एयरक्राफ्ट और वेट लेस देन 8000 किलोग्राम केजीज, और एन एयरक्राफ्ट डिजाइंड और अडेप्टेड फॉर यूज फॉर रिक्रिएशन और प्लेयर। ये सारी दो कंडीशंस हैं और ये दो ऊपर आपके उसने एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं। थर्ड पर उसने क्या है जी, उसका थर्ड पॉइंट सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स एंड इक्विपमेंट फॉर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट फॉलिंग अंडर क्लॉज 1 एंड 2 अबव। यहाँ तो आपने सप्लाई किए हैं स्पेयर पार्ट्स या इक्विपमेंट्स आपने सप्लाई किए जो कि शिप्स के हैं, जो कि आपके 1 और 2 क्लॉज में फॉल कर रहे हैं। यहाँ पे सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी फॉर पायलोटेज, सैल्वेज और टॉवेज सर्विसेज। यहाँ सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी फॉर एयर नेविगेशन सर्विसेज, supply of equipment and machinery for other services provided for the handling of ships or aircraft in a port or customs airport।
ये सूरतें हैं। उसके बाद सेकंड, सप्लाई टू डिप्लोमेट्स, diplomatic missions, privileged persons and privileged organizations which are covered under various acts, orders, rules, regulations and agreements passed by the parliament or issued or agreed by the government of Pakistan। कि पार्लियामेंट ने कोई भी एक्ट, रूल या रेगुलेशंस वगैरह पास किए, उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पास कर दिया गया है। किसी भी डिप्लोमेटिक मिशन के लिए, पर्सन के लिए आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सप्लाई दिया तो वो भी आपकी 0% के हिसाब से ही चार्ज होगी। थर्ड, सप्लाईज टू ड्यूटी फ्री शॉप्स, provided that in case of clearance from duty free shops against various baggage rules issued under the Customs Act 1969, the supplies from duty free shops shall be treated as import for the purpose of levy of sales tax। वो कहते हैं कि जो ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, अगर आपने उनको सप्लाई दी है तो वो आपके इन केस ऑफ इंपोर्ट में आता है। सो दैट्स वाई कि आप लेवी ऑफ सेल्स टैक्स, लेवी कहते हैं किसी सेल्स टैक्स का, टैक्स का बोझ होना, तो उस पर वो फॉल कर रहा होता है, इसीलिए आपको 0% के हिसाब से चार्ज होगा। फोर्थ, सप्लाईज अगेंस्ट इंटरनेशनल टेंडर्स, आपने अगर इंटरनेशनल टेंडर के लिए सप्लाई दी है, आई होप सो टेंडर का आपको पता होगा टेंडर क्या होता है। हाँ, आपकी असाइनमेंट के लिए हो गया, बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि टेंडर क्या होता है, आप सर्च कीजिएगा तो जरा मुझे भी जरा इल्म में इजाफा होता है कि टेंडर क्या होता है। अच्छा जी, टेंडर के लिए अगर आपने सप्लाई दिया उस सूरत में। फिफ्थ, सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स एंड गुड्स फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स इन द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, आपने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए सप्लाईज दी हैं रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स या गुड्स के लिए। सिक्स, supplies of such locally manufactured plant and machinery to petroleum and gas sector, exploration and production companies, their contractors and subcontractors as may be specified by the federal government by notification in the official gazette, subject to such conditions and restrictions as may be specified in such notification। उसने बोला है आपने लोकली मैन्युफैक्चर प्लांट और मशीनरी के लिए या पेट्रोलियम और गैस सेक्टर के लिए जो पेट्रोल निकालते हैं, गैस निकालते हैं, उसके लिए जो मशीन बनाते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्लांट के लिए अगर आपने कोई सप्लाई दी है या किसी प्रोडक्शन कंपनी के लिए आपने दी है, या कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट से पास है, तो उस सूरत में आप की जो सप्लाई इस पर 0% के हिसाब से रेट लेगा। आगे 6A है, सप्लाई अ स्पेसिफाइड लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्लांट एंड मशीनरी टू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, आपने लोकल मतलब मैन्युफैक्चर किया प्लांट को, मशीन को, और आगे से उसको आपने एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए अगर आपने सप्लाई दी है, उनकी एक कंपनी है वो खुद मैन्युफैक्चर करती है, उसको दूसरी बाहर की कंपनी में एक्सपोर्ट करती है, अगर आप उसके लिए रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करते हो, सप्लाई देती हो, तो which is included under serial number 6 is shifted to a newly serial number 6A, and the zero rating of such plant and machinery would be subject to conditions, restriction and procedure which are detailed therein। इसमें 0% आपका लगेगा। 7 आपका है, सप्लाईज मेड टू एक्सपोर्टर्स अंडर द ड्यूटी एंड टैक्स रिमिशन रूल्स, आपने सप्लाई किया एक्सपोर्टर्स को उस ड्यूटी और टैक्स रिमिशन रूल्स के मुताबिक जो कि 2001 सब्जेक्ट टू द ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स, रिस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड देयरिन, जो कि 2001 के ड्यूटी एंड टैक्स रिमिशन रूल्स में प्रिस्क्राइब दिया है, तो उस सूरत में आपका जीरो रेटेड सप्लाईज होगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 8, इंपोर्ट्स और सप्लाईज मेड टू ग्वादर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर आपने ग्वादर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंपोर्ट्स की हैं या आपने सप्लाईज दी हैं, एक्सक्लूडिंग व्हीकल्स फॉलिंग अंडर हेडिंग 87.02 ऑफ द पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ, उन तमाम गाड़ियों के अलावा, मशीनरीज के अलावा जो कि 87.02 ऑफ द पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, limitations and restrictions as the Central Board of Revenue may impose, जो कि Central Board of Revenue ने impose किया है। 9 पर आपके है goods exempted under section 13 if exported by a manufacturer, अगर तो एक्सपोर्ट किए गए हैं मैन्युफैक्चरर की तरफ से उस सूरत में भी। और पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास है पॉइंट नंबर 11, रॉ मटेरियल्स, components, subcomponents and parts if imported or purchased locally for use in the manufacturing of such plant and machinery as it chargeable to sales tax at the rate of 0%।
subject to the condition that the importer or purchaser of such goods holds a valid sales tax registration. अब देखें बहुत ही सिंपल बात उसने बोला है जी कि अगर आप उस प्लांट या मशीनरी को बना रहे हो और उस पर आपका 0% चार्ज होता है रेट, और अगर आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो या परचेज कर रहे हो लोकली और उसके आप रॉ मटेरियल्स कंपोनेंट्स सब कंपोनेंट्स या पार्ट्स वगैरह सप्लाई कर रहे हो, तो उस सूरत में भी आपको 0% ही रेट टैक्स लगेगा, बशर्त ये कि वो पर्सन वो जो मशीन और प्लांट है वो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के मुताबिक हो, मतलब वो पर्सन रजिस्टर्ड हो जिसके अंडर वो बन रही है। 12 the following goods and the raw materials, packing materials, subcomponents, components, sub-assemblies and assemblies imported or purchased locally for the manufacture of the said goods, subject to the conditions, limitations and restrictions as prescribed by the board. 1 2 XVI मतलब ये तकरीबन आपको बनता है जो भी omitted finance act 2016 और बाइसाइकिल्स। ये उसने बोला जी कि ये आपके गुड्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, कुछ पैकिंग मटेरियल्स हैं जो कि आपके मैन्युफैक्चरर ऑफ द सेड गुड्स कहता है कि उसके मुताबिक आपके लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस और प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड रूल्स हैं, उसके मुताबिक भी आपके 0% पे ही लगता है। ये ओमिटेड फाइनेंस एक्ट 2016 के मुताबिक उसको बुला दिया गया और एक उसने बाइसाइकिल्स का है जहाँ पे मतलब साइकिलों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बाइसाइकिल्स बन रही हैं, तो उस सूरत में उन पर 0% रेट लगता है। अच्छा जी 13 कलर्स इन दी सेट्स पीसीटी हाइडिंग 32 13.1000 राइटिंग ड्राइंग एंड मेकिंग इंक्स हाइडिंग 32 15.90 10 एंड 30 15 315.90 90 सेट के कलर्स राइटिंग ड्राइंग एंड मेकिंग इंक्स ये इरेजर्स अगर आप बना रहे हैं, रबड़ वगैरह जो एक्सरसाइज बुक्स बना रहे हैं, पेंसिल शार्पनर्स, ज्योमेट्री बॉक्सेस, पेन्स, बॉल पेन्स, मार्कर्स एंड पोरोस, टिप्ड पेन्स, पेंसिल्स इंक्लूडिंग कलर पेंसिल्स, ये तमाम आपकी जो 20 की 20 चीजें हैं, अगर तो इनमें से कोई भी काम हो रहा है इस पर आपका 0% रेट लगता है, 0% आपका रेट टैक्स जो है वो चार्ज होता है। तो ये था, हमने फिफ्थ स्केड्यूल को डिस्कस किया है जो कि इसके मुताबिक था। हम लोग वापस जाते हैं जीरो रेटेड सप्लाईज पर। जी तो स्टूडेंट्स, हमने गुड्स एक्सपोर्टेड और गुड्स स्पेसिफाइड इन द फिफ्थ स्केड्यूल्स को हम डिस्कस कर लिया। इस पर आपके जीरो रेटेड जो सप्लाईज है, जो 0% रेट आपका अप्लाई होता है। उसके बाद बी पार्ट में सप्लाई ऑफ स्टोर्स एंड प्रोविजंस फॉर कंजम्पशन अब्रॉड आर कन्वेंस proceeding to a destination outside Pakistan, and such other goods as the federal government may by notification in the official gazette specify. Yeah, such other goods as may be specified by the Federal Board of Revenue through a general order and as are supplied to a registered person or class of registered persons engaged in the manufacture and supply of goods at reduced rate of sales tax. Zero rating rate of tax shall not apply in respect of the following supply of goods. अच्छा जी, ये जो चार चीजें थी ना, ऊपर एक्सप्लेनेशन उसने दिया है, इनमें अप्लाई होता है, फिफ्थ स्केड्यूल में अप्लाई होता है, और कुछ इसने नीचे चीजें बयान किया जिन पर ये जीरो रेट सप्लाईज आपका जो रेट है वो अप्लाई नहीं होता। तो उसको जरा हम देख लेते हैं। अच्छा जी, गुड्स एक्सपोर्टेड बट हैव बीन और आर इंटेंडिंग टू बी री-इम्पोर्टेड इनटू पाकिस्तान। वो कहते हैं जी ऐसे गुड्स जो कि आपने एक्सपोर्ट कर चुके हैं लेकिन एक्सपोर्ट करने के बाद दोबारा उनको री इम्पोर्ट भी करना है, वापस आपने इम्पोर्ट भी करना है, उन पर जीरो रेट सप्लाईज जो रेट है वो चार्ज नहीं होगा। goods which have been entered for export but are not exported, जो कि आपके goods एंटर तो हो चुके हैं जी एक्सपोर्ट करने, लेकिन अभी तक एक्सपोर्ट नहीं किए गए या एक्सपोर्ट आपने नहीं करने, तो the goods which have been exported to a country specified by the federal government by notification in the official gazette, या आपने ऐसी किसी कंट्री में गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गेजेट में पाबंदी लगाई हुई वहाँ पे एक्सपोर्ट करने में, या उन्होंने कहा हुआ था कि आपके गुड्स इस जगह पे अगर एक्सपोर्ट होंगे हम आपको जीरो रेटेड सप्लाईज का जो रेट है वो नहीं देंगे, तो उस सूरत में आपका अप्लाई नहीं होगा। अच्छा जी, तो ये तो आपका था जीरो रेटेड सप्लाईज। अब जरा हम लोग देखते हैं अब इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्प्टेड एंड जीरो रेटेड सप्लाई। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई फॉर दी बाय सप्लाई द पर्सन मेकिंग द सप्लाई इज इंटाइटल्ड
to get refund for input tax paid on his business purchases। देखिए बहुत ही सिंपल वर्ड्स में उन्होंने बता दिया है कि जीरो रेटेड सप्लाईज आपकी वो होती हैं जिसमें एक पर्सन है वो सप्लाई करता है रिफंड लेने के लिए, और इनके सप्लाई करने के बाद अगर टैक्स पर उसको रिफंड मिलता है, उसको टैक्स वापस मिलता है, उसको पैसे वापस मिलते हैं फॉर इनपुट टैक्स, जो भी उसका इनपुट टैक्स बनता है, या परचेजेस करता है ऑन हिज बिजनेस परचेजेस। While a person making an exempted supply is not entitled to get refund adjustment of input। होता है ना, आप आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करते हो, ये वही बता रहा है इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट की। जो जीरो रेटेड सप्लाईज है उस सूरत में पर्सन को रिफंडमेंट मिलेगी टैक्स की, लेकिन जो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज है उस सूरत में उसको रिफंडमेंट नहीं मिलेगी। आगे उसने एक टेबल बयान किया, द फॉलोइंग टेबल हैज बीन डिजाइन्ड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्प्टेड एंड जीरो रेटेड सप्लाई। एक उसने बहुत तफसीलन टेबल बयान कर दी, उसको हम देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये है आपके सामने एक टेबल शो हो रहा है। फर्स्ट हाइडिंग है डिस्टिंक्शन पॉइंट्स, जो कि फर्क करते हैं इन पॉइंट्स के मतलब हम करेंगे फर्क इनकी मदद से। जीरो रेटेड सप्लाई और एग्जेम्प्टेड सप्लाई, सेकंड एंड थर्ड कॉलम। डेफिनेशन की क्या है? Zero rated supply means a taxable supply which is charged to tax at the rate of 0%, जिसको आप 0% के हिसाब से टैक्स लगाते हो। exempt supply क्या है? means a supply which is exempt from tax, जो कि टैक्स से ही माफ है, exempt है, छूट है टैक्स की तरफ से, कोई आप उस पर रेट नहीं लगाते। गुड्स कवर्ड, अब ये कौन से गुड्स कवर कर रहे हैं? जो जीरो रेटेड है वो कर रहे हैं गुड्स एक्सपोर्टेड एज नोटिफाइड बाय एफपीआर और लिस्टेड इन द फिफ्थ शेड्यूल, हमने डिस्कस किया, या एफपीआर में मेंशन है, are charged to sales tax at the rate of 0%। और exempt supplies क्या हैं? Goods specified federal government and FPR and goods listed in the sixth schedule are exempted supplies। वो goods जो कि आपके sixth schedule में वाजिया हैं वो, और जो कि FPR की तरफ से नुमाया तौर पर आपके पास प्रेजेंट किए गए हैं वो। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग जरा सिक्स स्केड्यूल को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जी एग्जाम सप्लाईज में कौन कौन से आते हैं। अच्छा जी, इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है? इनवॉइस शैल बी रेज्ड फॉर द गुड्स सप्लाइड बट सेल्स टैक्स शैल बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 0%। जो इनवॉइस है वो गुड्स सप्लाइड किए आपने उसके लिए रिक्वायर्ड होगी आप, क्योंकि उस पर आपने लिखा होगा कि मैंने 0% इस पर रेट लगाया है, लेकिन जो एग्जाम सप्लाईज उसमें किसी किस्म की कोई भी इनवॉइस नहीं दिखाई जा सकती, उसमें किसी किस्म की कोई इनवॉइस रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। रजिस्ट्रेशन, a person engaged in zero rated supplies has to be registered with the sales tax department। इसके लिए उसको रजिस्टर होना पड़ेगा, और exempt supply के लिए उसको रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। A person exclusively in the exempted supplies is not liable to be registered। उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है, वापस मिलते हैं पैसे हुकूमत की तरफ से टैक्स की तरफ। इनपुट टैक्स पेड रिलेटेड टू जीरो रेटेड सप्लाईज टू रिफंडेबल, जो आपने जीरो रेटेड सप्लाईज के अगेंस्ट टैक्स पे किया है एट द स्टेज ऑफ इंपोर्ट, भी हो सकता है कि आपने बंदरगाह पर आपका माल पड़ा हुआ था, वहां पर आपने जी ड्यूटी कस्टम पे करके लेना था, उस पर भी आपको रिफंडमेंट मिल सकती है, और दीगर सूरत हाल भी हो सकती हैं। और एग्जाम सप्लाईज में इनपुट टैक्स पेड रिलेटेड टू एग्जेम्प्टेड सप्लाईज इज इनएडमाइजेबल, देयरफॉर नीदर एडजस्टेबल नॉन रिफंडेबल। अगर तो आपने इनपुट टैक्स पे किया एट द स्टेज ऑफ इंपोर्ट, बंदरगाह पे माल अपने उठाने के लिए पे किया है, जो भी आपकी सूरत हाल थी, तो किसी भी सूरत में आपको कोई भी टैक्स की रिफंडमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये आपका एग्जाम्प्ट ऑलरेडी था, हुकूमत को पहले छूट दी गई है। तो अब हम जरा डिस्कस करते हैं सिक्स शेड्यूल को, जो कि एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के मुतालिक है। स्टूडेंट्स सॉरी टू से, लेकिन सिक्स शेड्यूल इस लेक्चर में डिस्कस नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिक्स कैजुअल के तकरीबन 151 तक पॉइंट्स हैं, जिसमें से कुछ फॉरगिव किए जा चुके हैं और कुछ आपके रहते हैं। तो बेहतर है कि हम उसको डिस्कस ना ही करें। तो आप लोग कोशिश करके ना उनको खुद पढ़ लीजिएगा सिक्स कैजुअल को, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है, तो इस मीटिंग में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है इस लेक्चर के दौरान। तो आप कोशिश करके उसको खुद पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। खैर, जीरो रेटेड और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज में मैंने आपको काफ़ी हद तक फ़र्क बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आप कोई भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हो, कोई आपकी छोटी छोटी आपको बात, उस तरह आपको छोटे माइंड में कोई भी सवाल आए, तो आप मुझे कमेंट्स के में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही पॉसिबल हो मैं उस पर भी लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। तो जी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।